हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आलोक सर की हिस्ट्री क्लास में। तो आज जो है हम उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में छोड़ी थी। तो आज जो है हम जानेंगे रज़िया सुल्तान के बाद जो दिल्ली सल्तनत के अगले शासक बने हैं वो कौन थे और उन्होंने क्या क्या काम किए। तो देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें रज़िया सुल्तान के बाद तो बहुत सारे शासक आए और गए, लेकिन एक जो परमानेंट शासक रहा जो काफ़ी फेमस रहा, जिसने काफ़ी काम किए, उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। लेकिन गयासुद्दीन बलबन से पहले और रज़िया सुल्तान के बाद के बीच में काफ़ी गैप देखने को मिलता है। जैसे कि हम अगर बात करें गयासुद्दीन बलबन की तो वो 1266 ईस्वी में आया था, लेकिन रज़िया सुल्तान जो थी वो 1240 ईस्वी के समय उसका जो था चैप्टर क्लोज हो गया था। तो 1240 से 1266 के बीच में कौन से शासक आए और कौन से गए उनके बारे में भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन की। तो गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का 9वां जो है शासक बना था, जो मामलुक डायनेस्टी से था। अब मामलुक डायनेस्टी के बाद हम बात करें तो ये जो था उस समय पे इसको नायाब अमलिका का पद दिया गया था। नायाब अमलिका के पद के बारे में हमने लास्ट क्लास पढ़ा ही था, लेकिन अमीरों ने क्या करा था, आपसी सहमति से इसको नायाब अमलिका के पद से हटाकर इसे हरियाणा में हंसी नाम की जगह का इक्तेदार अपॉइंट कर दिया गया था। अच्छा, आमिर कौन होते हैं? आमिर वो लोग होते थे जिनके पास राजनीतिक शक्तियाँ होती थी उस समय पर। तो आमिरों के कहने पर जो है इसको जो है इक्तेदार बना दिया गया था हरियाणा में हांसी नाम की जगह का। लेकिन आपसी लड़ाई के कारण, आपसी फूट के कारण, जो आमिरों की जो लड़ाइयाँ हुई थी उसके कारण बाद में वापस से जो है हमारा गयासुद्दीन बलबन जो था वो इक्तेदार के पद से हटकर अपने पुराने वापस उसी पद पर आ जाता है जो आमिर अमलिका का था। तो बात करें अगर हम नासिरुद्दीन की, तो नासिरुद्दीन कौन था? तो नासिरुद्दीन जो था बलबन का दामाद था, जो कि बलबन से पहले दिल्ली का शासक था। बलबन, मैंने आपको बताया कि रज़िया के बाद डायरेक्ट जो है गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक नहीं बना था। यह जो बना था इससे पहले बहुत सारे शासक भी दिल्ली में रहे, तो उन्हीं में से एक था नासिरुद्दीन। तो नासिरुद्दीन मैंने बताया कि ये बलबन का दामाद था, जो कि बलबन से पहले दिल्ली का शासक था। अगर हम एक चेन की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली का जो शासक बना था वो कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज बना था। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद उसकी बहन रज़िया सुल्तान बनी थी। रज़िया सुल्तान के बाद जब वो दिल्ली छोड़कर भटिंडा में अल्तुनिया से लड़ाई करने चली जाती है तो उसकी गैर मौजूदगी में दिल्ली में शासक जो है बैराम शाह को बना दिया था, जिसने 2 साल तक रूल किया था। उसके बाद अलाउद्दीन महमूद शाह जो थे वो दिल्ली के अगले शासक बनते हैं बैराम शाह के बाद। देन उसके बाद नासिरुद्दीन जो है शासक बनाया जाता है, जो कि क्या था, दामाद था किसका? गयासुद्दीन बलबन का। ये 1246 से लेके 1266 तक इन दामाद साहब ने दिल्ली पर शासन किया था, जो कि गयासुद्दीन बलबन का दामाद था। ये बहुत ही सामान्य आदमी था, ये सामान्य जीवन जीता था पूरी ज़िंदगी। इसने टोपियाँ सिल कर, मतलब अपनी रोज़मर्रा कमाई जो भी है, मतलब इंटरेस्ट उसी में था। ज़्यादा इंटरेस्ट जो था राजनीति में नहीं था, शासन करने में नहीं था। लेकिन गयासुद्दीन बलबन ने एज ए दामाद इसको जो है पोस्ट दे रखी थी, राजा बना रखा था, लेकिन पूरा राजनीतिक नियंत्रण, पूरा प्रशासनिक नियंत्रण उस समय गयासुद्दीन बलबन के हाथों में ही होता था। हालांकि गयासुद्दीन बलबन का दामाद नासिरुद्दीन जो था दिल्ली में शासक था। अब बात करें बलबन, तो गयासुद्दीन बलबन नासिरुद्दीन के बाद राजा बनता है, जो कि 1266 ईस्वी में बनता है। तो हमने ये कुछ बातें बेसिकली गयासुद्दीन बलबन के राजा बनने से पहले की देखी। तो अब उसके बाद एक छोटी सी रिवीजन ले लेते हैं कि गयासुद्दीन बलबन जो था उससे पहले दिल्ली में बहुत सारे राजा रहे, बहुत सारे शासक रहे, जैसे कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उससे पहले ऐबक, फिर रज़िया सुल्तान, बैराम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन, फिर गयासुद्दीन बलबन जो दिल्ली का शासक बन गया। ये इससे पहले क्या था, नायाब अमलिका की पोस्ट पर अपॉइंटेड था। देन उसके बाद इसको अमीरों की लड़ाई के चलते इक्तेदार बनाया जाता है हरियाणा में, लेकिन फिर बाद में ये अपने पद पर आ जाता है। तो नासिरुद्दीन के बाद जब ये राजा बनता है तो उसके बाद की कहानी अब हम समझते हैं। तो एक ये न्यूमोनिक है ARRBANB, न्यूमोनिक है ये भी।
जो हमें बताएगा कि दिल्ली में कितने शासक रहे एक ही डायनेस्टी से, जो थी हमारी स्लेव डायनेस्टी। दल चालीसा का सदस्य होते हुए भी, अच्छा हम बात करें जो गयासुद्दीन बलबन था कौन, तो ये बेसिकली ईरान से आया था, और ईरान से आया था और ये दल चालीसा का सदस्य था। और हमने लास्ट क्लास भी डिस्कस किया था कि इसको जो है इल्तुतमिश ने ख़रीदा था। इल्तुतमिश ने ख़रीद कर इसे दल चालीसा का सदस्य बनाया गया था। दल चालीसा की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने करी थी, हमने ये भी पढ़ा है। तो इल्तुतमिश की दल चालीसा का सदस्य था गयासुद्दीन बलबन। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, गयासुद्दीन के पास पावर बढ़ती गई। इसने राजा बनने के बाद सबसे पहले दल चालीसा को ही ख़त्म कराया, यानी कि जिस दल चालीसा की शुरुआत हमारे इल्तुतमिश ने करी थी, उसी दल चालीसा को ख़त्म गयासुद्दीन बलबन ने कर दिया। अच्छा, ख़त्म क्यों किया? क्योंकि गयासुद्दीन बलबन खुद दल चालीसा का सदस्य था, लेकिन फिर भी इसने दल चालीसा को ख़त्म किया। इसका रीज़न ये था कि दल चालीसा का जो शासन पर नियंत्रण था वो बढ़ता जा रहा था, और उसके नियंत्रण के बढ़ते गयासुद्दीन बलबन को ये लगा कि शासक मैं हूँ, मेरा नियंत्रण कम है और दल चालीसा का नियंत्रण ज़्यादा है। तो उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने शासन के समय दल चालीसा का खात्मा करवा दिया। अच्छा, दल चालीसा को तुर्कान चहलगामी भी बोलते थे। इसका असली नाम यही था, तुर्कान चहलगामी। तो हम बात करें अगर गयासुद्दीन बलबन की, तो गयासुद्दीन बलबन किस किस पद पर किस किस शासनकाल के में रहा है, किस किस के शासनकाल में कौन कौन से पद पर रहा है, ये चीज़ हम देखते हैं। तो रज़िया सुल्तान के समय पे ये आमिर शिकार के पद पर था। बहराम शाह के समय ये आमिर आखुर के पद पर था। अलाउद्दीन महमूद शाह के समय पे ये आमिर हाजिब के पद पर था। और नासरुद्दीन के समय ये नायाब अमलिकात के पद पर था। और हमने ये भी देखा कि उस समय प्रशासनिक नियंत्रण भी इसी के हाथों में था। तो मैंने आपको बताया कि ये ईरान से आया था और इसने 1266 ईस्वी में राजसत्ता को संभाला। तो ये दिल्ली में ईरानी कल्चर को ही लेकर आता है, मतलब अपने दरबार को बिल्कुल ईरानी कल्चर की तरह ये सजाता था। और इसने जो है हंसी मजाक पर भी पाबंदी लगा रखी थी, मतलब ये एक ऐसा शासक था जिसने अपने राज दरबार में हंसी मजाक पर बिल्कुल पाबंदी लगा रखी थी। कोई भी हंस नहीं सकता था, किसी भी तरीके का कोई भी मजाक नहीं चलता था। ये दैवीय सिद्धांतों का था। दैवीय सिद्धांत का मतलब ये खुद को खुदा मानता था, और उसी के चलते इसने 2 उपाधियां धारण करी थी। एक तो जिले इलाही और दूसरा नियाबत खुदाई। जिले इलाही एंड नियाबत खुदाई, ये 2 उपाधियां जो हैं हमारे गयासुद्दीन बलबन ने धारण करी थी। और इसने पहली बार मतलब ये जो हम स्लेव डायनेस्टी पूरी पढ़ रहे हैं, आज ये ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन पहली बार जो है गयासुद्दीन बलबन ने राजा के पद पर यानी शासक के पद को प्रजा से इज्जत दिलवाई थी। मतलब पहली बार जो था ये पद जो था इज्जत लायक हुआ था, एक तरीके से रिस्पेक्टफुल हुआ था ये पद। इसके चलते गयासुद्दीन बलबन के चलते इसने पद को गरिमा बनाया, मतलब वही इज्जत वगैरह दिलवाई प्रजा से। साथ ही दिल्ली में मैंने बताया तुम्हें हंसी मजाक पर पाबंदी लगवा दी थी। दिल्ली दरबार को ईरानी कल्चर की तरह सजाया गया था, क्योंकि ये खुद ईरान का था, तो ये दिल्ली में ईरानी कल्चर को लेकर आ रहा था। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है कि गयासुद्दीन बलबन ने अपने लिए अफ्रीकी बॉडीगार्ड अपॉइंट करवाए थे। साथ ही साथ इसने 2 परंपराओं को चलवाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिजदा एंड पैबोस ये जो हैं किस शासक के अंतर्गत आई थी। तो सिजदा और पैबोस ये 2 परंपराएं थी, एक सिजदा एक पैबोस, जो गयासुद्दीन बलबन लेकर आया था। सिजदा का मतलब होता है सिर झुकाना एंड पैबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना। तो ये 2 जो हैं परंपराएं जो हैं गयासुद्दीन बलबन दिल्ली में लेकर आया था, जो ईरानी कल्चर से रिलेटेड थी। इसके बाद इसी ने नौरोज़ के त्यौहार का मतलब शुरुआत करी थी। दिल्ली में नौरोज़ का त्यौहार पहली बार जो है गयासुद्दीन बलबन के चलते ही मनाया गया था, और ये रक्त और लौह की नीति को अपनाता था किसी भी तरीके की लड़ाई के अंदर। तो बाकी की बातें जो हैं हम गयासुद्दीन बलबन से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।